हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय हिंदी वर्ष 2022-23 से विद्यार्थी कार्यपुस्तिका पर कार्य करेंगे। यह कार्यपुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा जारी हुई है, जिसमें एमपी बोर्ड के द्वारा संचालित तिमाही परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाना है। पाठ पढ़ेंगे बच्चों हम नमक का दरोगा। इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे नमक का दारोगा। बात उस समय की है जब नमक का नया दफ्तर बना था। कुदरत द्वारा बनाई गई वस्तु का इस्तेमाल होना बंद हो गया था। तब लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे थे। अफसरों को रिश्वत मिलती थी। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा बनना चाहते थे। वकीलों का भी जी ललचा रहा था। मुंशी बंशीधर भी इन सब बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। बच्चों, इस पाठ में नमक का दरोगा जो पाठ है, क्योंकि उस समय की बात है जब नमक पर पहले जो है कर लगा दिया गया था और उसका जो है व्यापार जो है बहुत चोरी छुपे हुआ करता था और नमक की काला बाजारी जो है होने लगी थी। जब नमक कर हटा तब यह जो सामान्य स्थिति बनी। तो हर कोई जो व्यक्ति चाहता था वो नमक का दरोगा बनना चाहते थे। वकीलों का भी जी ललचा रहा था। मुंशी बंशीधर भी इन सब बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले और बंशीधर के पिता अनुभवी थे। कहने लगे, बेटा, घर की हालत देख रहे हो, कर्ज से दबे जा रहे हैं। बंशीधर जो है बहुत अनुभवी थे, तो उन्होंने सारी बातें जो है अपने बेटा से कही कि कर्ज से दबे जा रहे हो, लड़कियां हैं, यह घास फूस की तरह बढ़ती जाती है। मैं तो सूखे पेड़ की तरह हो गया हूँ, पता नहीं कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मुखिया हो, नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, नज़र चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम देखना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। तो कुदरत बंशीधर जो है यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को अपने बेटा के सामने उजागर करते हुए और बेटा से ये उम्मीद रखते हैं कि बेटा ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपर की कमाई हो सके, क्योंकि नौकरी में कम पगार मिलती है और ऊपर की अगर कमाई होगी तो हमारा घर परिवार जो है अच्छे से चल सकेगा। तो इस प्रकार की उम्मीद उनके पिताजी जो है रखते थे। तो महीने में तो तनख्वाह मिलती है, वह तो पूर्णमासी के चांद के समान। जो महीने में तनख्वाह मिलती है वह कैसी है? महीने में पूर्णमासी के चांद के समान। मतलब ये है कि महीने में एक बार तनख्वाह मिलती है और जो मिलती है उससे अपना घर पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो एक दिन दिखाई देती है और घटते घटते समाप्त होती है। महीने में एक बार मिलती है और एक दो दिन दिखाई देती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है। पूर्ति पूरे माह नहीं हो पाती है, जिससे प्यास बुझती है और बरसात होती है। इस सब बातों की गांठ बांध लो। तो ऐसा जो है बाप के द्वारा बेटा को समझाया जा रहा है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे सहारे अब घर नहीं चल सकेगा। बेटा, तुम कोई नौकरी ढूंढ लो और ऐसी नौकरी ढूंढना जिससे कि ऊपर की कमाई हो सके, क्योंकि ऊपर की कमाई होगी तो घर भी अच्छे से चल सकेगा। तो किस्मत से फिर आगे देखेंगे हम। किस्मत से बंशीधर को नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई। अब क्या होता है, बंशीधर को नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई जिसकी वो खोज कर रहे थे। जाड़े की रात थी। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। बंशीधर को यहाँ आए थोड़ा ही समय हुआ था। बंशीधर ने अपनी साख बना ली थी ईमानदारी से। कुछ क्षणों में नदी के बहाव की तरह गाड़ियाँ का शोर सुनाई दिया। सब उठ खड़े हुए। जरूर कोई गड़बड़ है। जल्दी से वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा
और घोड़े पर बैठ के पुल के पास जा पहुँचे। बंसीधर ने पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? पंडित आलोपी दीन की है। कौन आलोपी दीन? तो दातागंज के जाने माने जमींदार, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। गाड़ियाँ में नमक के बोरे थे। कुछ गाड़ीवान आलोपी दीन के पास गए और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है, आपको बुला रहे हैं। तो पंडित जी बोले, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। आलोपी दीन ने नए नमक के दरोगा बंसीधर से कहा, बाबूजी, कहिए हमसे कौन सी भूल हो गई है कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी है। बंसीधर सख्ती से बोले, यह सरकार का हुक्म है। बंसीधर ईमानदार था, कड़कड़ा कर बोला, मैं नमक हराम नहीं हूँ जो अपना ईमान बेचते रहते हैं। मैं कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। जमादार बदलू सिंह जी हुजूर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। ऐसा कौन बोलते हैं? बंसीधर बोलते हैं जमादार से। तो पंडित जी ने 40,000 रुपये की पेशकश कर दी। तो पंडित जी ने क्या किया? बंसीधर को 40,000 रुपये की रिश्वत देना चाहा, लेकिन बंसीधर नहीं पहुँचे। बदबू ने हिरासत में ले लो। आलोपी दीन हथकड़ी लगाते ही बेहोश होकर गिर गए। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। सब टीका टिप्पणी करने लगे, जिसमें दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले दूधिया, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार आलोपी दीन सिर झुकाए अदालत की ओर चल दिए। आलोपी दीन शाम, दाम, दंड, भेद, नीति सब में माहिर थे। मुकदमा शुरू हुआ, बहस हुई, लेकिन जज साहब ने उन्हें बेइज्जत बरी कर दिया। जज ने कहा, पंडित आलोपी दीन पर लगाए गए आरोप झूठे और भ्रम में डालने वाले हैं। फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। बंसीधर को आज एहसास हुआ कि संसार में न्याय, ईमानदारी सब ढोंग है। बंसीधर के घर पहुंचते ही बूढ़े मुंशी बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। माँ बाप को बड़ा दुख हुआ। उनकी जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा मिट्टी में मिल गई। कुछ दिन बीत गए। सांझ के समय बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे पर रथ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, सुंदर बैल एवं गर्दन, नीले धागे, पीतल से जड़े हुए कई नौकर लाठियाँ कंधे पर रखे हुए थे। एक मुंशी देखते ही दौड़े, बोले, पंडित जी, हमारा सौभाग्य है जो आप मेरे घर आए। मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं? मुंह पर कालिक लगी हुई है, लड़का निकम्मा है। आलोपी दीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। उस रात अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। बंसीधर समझ गए कि वह मुझे लज्जित करने आया है। बंसीधर बोले, यह आपकी उदारता है, मुझसे गलती हुई है, उसे माफ़ कीजिएगा। मैं सत्य, ईमानदारी और धर्म से जकड़ा हुआ था। आलोपी दीन ने एक मोहर लगा हुआ दस्तावेज निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद की देखभाल के लिए उन्हें हमेशा के लिए नियुक्त कर दिया। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और हस्ताक्षर करने को कहा। पंडित जी बोले, इस बार तुम्हें हमेशा वही नदी के किनारे वाला गुस्सेल, धर्म की रक्षा करने वाला और कठोर दरोगा बनाए रखे। कांपते हाथों से उसने कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने खुशी से बंसीधर को गले से लगा लिया। तो यह जो नमक का दरोगा पाठ था बच्चों, यह पाठ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जो बहुत ही ईमानदारी और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पाठ जो है सटीक बैठता है और इसमें हमें ईमानदारी की झलक दिखाई देती है और किस प्रकार बेईमानों का जो है अंत इसमें होना दिखाया है। अब देखेंगे हम बच्चों इसमें कार्यपत्रक 1 इसी के अंतर्गत। तो कार्यपत्रक 1 पर क्या है? सूत्र लेखन, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो शिक्षक जो है आपके कक्ष में आपको शुद्ध लेख बोलेंगे और आपको यहाँ पर लिखना है, जिसमें आप
कितना सही लिख रहे हैं, कितना गलत रख रहे हैं, इसकी जांच शिक्षक के द्वारा किया जाएगा और जहां गलती हो रही है उसे सुधार के लिए आपको कहा जाएगा। तो इस प्रकार यह कार्य जो है कार्यपत्रक आपको करना है। फिर प्रश्न कार्यपत्रक 2 है बच्चों, इसमें देखेंगे हम रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। अब क्या करना है, इसमें जहाँ रेखांकित है, जहाँ रेखा खिंची हुई लगी है, उन शब्दों को, उस वाक्यांशों के स्थान पर उचित मुहावरे का उपयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे कि हम देखेंगे, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने ऐन मौके पर मना कर दिया। अब ऐन मौके पर मना कर दिया, तो इस यह जो शब्द है, 4 मुहावरे यहाँ पर दिया हो, किससे इसका मेल जोल हो रहा है ये हमको लिखना है। पहले का में है अंगूठा दिखाना, खा में है अगर मगर करना, गा में है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना और बा में आंखों में धूल झोंकना। तो ऐन मौके पर मना कर देना मतलब अंगूठा दिखाना। तो यहाँ उत्तर में हम का लिख देंगे, अंगूठा दिखाना। तो इस प्रकार यह हमारा मुहावरा सटीक बैठ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 2, तुम समझदार बनो साधारण, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अच्छा नहीं। यह जो बढ़ा चढ़ा कर रेखांकित वाक्य है, इसका अर्थ है इन 4 में से क्या है, इसको हमको छांट करके लिखना है। का में 420 होना, खा में बाल की खाल निकालना, गा में तिल का ताड़ बनाना और घा में लकीर का फकीर होना। तो इसका जो अर्थ है रेखांकित वाक्य का वो है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब तिल का ताड़ बनाना। तो उत्तर में लिख देंगे तिल का ताड़ बनाना। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 3, हमारी अध्यापिका बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास कर लेती है। अब यहाँ पर रेखांकित वाक्य है बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास, ये रेखांकित वाक्य है। तो इन 4 में से क्या इसके लिए सही सटीक बैठता है वो हमको लिखना है। का में है अपना उल्लू सीधे करना, खा में है आँख मूंद कर विश्वास करना, गा में है आँखों में रात बिताना और घा में आँखों में धूल झोंकना। तो यहाँ पर बच्चों खा वाला जो है सही उत्तर आएगा, आँख मूंद कर विश्वास करना। उत्तर खा है, आँख मूंद कर विश्वास करना। इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में क्या है देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें जो पंक्तियाँ दी गई है वो पाठ से ही है, नमक का दरोगा, इस पाठ से ही यहाँ पर पंक्ति दी गई है। इस पाठ को पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसमें से उत्तर ढूंढ करके लिखना है। तो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, नज़र चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ने जो है बंसीधर को समझाया था इस वाक्यांश में। तो हम देखेंगे यहाँ पर अब बूढ़े मुंशी हैं जो है, इनका पुत्र है बंसीधर है। अब इसमें जो वाक्यांश है बूढ़े मुंशी और बंसीधर के बीच ये शब्द है। अब इसमें से हमको क्या लिखना है बच्चों, देखेंगे हम। पहला है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। इस मुहावरे का यानी अर्थ हमको लिखना कि इसका अर्थ यहाँ पर क्या है। क्योंकि अब इसमें लिख देंगे क्योंकि मासिक वेतन महीने में एक ही बार मिलता है, पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जाता है। जैसे पूर्णमासी का चांद एक बार दिखाई देता है और धीरे धीरे वह घटते जाता है, तो ये इस मुहावरे को इसलिए यहाँ पर कहा गया। अब देखेंगे दूसरा नंबर का। तो क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। कौन से वक्तव्य, कि हम पिताजी की बात से सहमत नहीं है। कौन से वाक्यांश बच्चों, जिसमें पिताजी ने कहा था कि भाई जो है मासिक वेतन तो पूर्णमासी के समान है, ऊपरी कमाई देखना। तो इस वाक्य से जो है बंसीधर सहमत नहीं थे, इसलिए सहमत नहीं यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे तीसरा, ओहदा, निगाहें, पीर का मजार, आमदनी, बरकत का शब्दों के अर्थ
बताइए। तो यहाँ पर ओहदा का मतलब होता है पद, सरकारी पद या कोई भी ऐसा पद जिसको फिर इसके बाद निगाह का मतलब होता है नज़र, और पीर का मजार का मतलब होता है महत्व का स्थान, बरकत का मतलब होता है वृद्धि, और आमदनी का मतलब होता है आय। तो इस प्रकार हमारी कार्यपत्रक 3 समाप्त हुई बच्चों। कार्यपत्रक 4 को देखेंगे। कार्यपत्रक 4 में क्या है, तो विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाइए। अब क्या कौन सी चारित्रिक विशेषता है, शब्द यहाँ पर दिया हुआ है और वाक्य हमको बनाना है। शब्द क्या है, ईमानदारी, समझदार, दयालु, सहनशील, क्रूर, लज्जाशील और गुस्सा। अब इसमें हमको वाक्य बनाना है। तो हम ईमानदारी के वाक्य बनाएंगे, तो वह व्यक्ति बहुत ईमानदारी से कार्य करता है, इस प्रकार हम वाक्य का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद समझदार में देखेंगे, सोहन बहुत समझदार है, कोई भी नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखेंगे बच्चों दयालु, महात्मा बुद्ध दयालु थे, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर देंगे। फिर सहनशील, कमल बहुत सहनशील है, इस प्रकार हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। क्रूर, राजा कंस बहुत क्रूर थे। फिर लज्जाशील है, तो वह बहुत लज्जाशील है। फिर गुस्सा शब्द का वाक्य में प्रयोग करना, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इस प्रकार कार्यपत्रक 4 हमारा हल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में क्या है देखेंगे हम, तो दिए गए पाठ के किसी एक अनुच्छेद को पढ़कर उसमें आए पात्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ऐसे ही हमको संवाद यहाँ पर लिखना है। तो दो मित्रों के बीच बातचीत का एक संवाद जो है, अमर, अरे श्याम तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे तुम। तो इस प्रकार का प्रश्नवाचक पूछ रहा है अमर अपने मित्र से। श्याम, मैं अपने माता पिता के साथ डलहौजी गया था, उन्होंने उत्तर दिया। फिर अमर, डलहौजी, अरे आश्चर्यचकित वाक्य यहाँ पर, डलहौजी, अरे वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है। फिर श्याम, तुमने ठीक ही सुना है, वह पर्वतीय इलाका है, अल्पविराम वाला है, शब्द यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे संवाद लेखन में, अब इसी तरह हम भी संवाद इसमें पंडित आलोपी दीन और बंशीधर के बीच में जो संवाद हुआ था, या हमारे जैसे नहीं भी हुआ तो हुआ था, हम अपने हिसाब से भी ऐसे संवाद लेखन को बना सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप, पंडित आलोपी दीन क्या बोलते हैं, मुंशी बंशीधर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बंशीधर, मुझे माफ़ कीजिए। बंशीधर क्या कहता है, मुझे माफ़ कीजिए। पंडित आलोपी दीन, आप सत्यवादी और ईमानदार हैं। पंडित आलोपी दीन बोलता है किससे, बंशीधर से बोलता है कि आप सत्यवादी और ईमानदार हैं। बंशीधर जवाब क्या देता है देखिए, कि मैं अपने आदर्शों से जकड़ा हुआ हूँ, इस प्रकार का बंशीधर का जवाब है। फिर पंडित आलोपी दीन क्या बोलते हैं, आज से मेरी सारी जायदाद की देखभाल का पद आप संभालोगे। अब बंशीधर उसका क्या जवाब देते हैं, बंशीधर कहते हैं जी। तो इस प्रकार का जो संवाद है, आप बच्चों आप भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं पाठ के संवाद से समझ करके। इसी प्रकार हमारा कार्यपत्रक 5 समाप्त हुआ। अब देखेंगे कार्यपत्रक 6। अब कार्यपत्रक 6 में क्या है देखेंगे, अपने पिताजी एवं माताजी की विशेषता को लिखना है। तो पिताजी की विशेषता हम यहाँ से लिख देंगे। नंबर 1 में मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं। नंबर 2 मेरे पिताजी सत्यवादी हैं। नंबर 3 मेरे पिताजी बहुत कर्मठ है। नंबर 4 मेरे पिताजी कर्तव्यशील हैं। नंबर 5 में मेरे पिताजी सहनशील व्यक्ति हैं। नंबर 6 में मेरे पिताजी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। तो इस प्रकार का अनुच्छेद हम अपने पाठ के आधार पर या अपने पिताजी के कार्यों के आधार पर हम बना सकते हैं। इसके बाद माताजी की विशेषताएं भी हमको लिखना है, ये भी अनुच्छेद बनाना है। तो इसमें लिख देंगे मेरी माताजी बहुत ही समझदार है। दूसरा, मेरी माताजी सत्यवादी है। तीसरा, मेरी माताजी मेरे पिताजी का बहुत ध्यान रखती है। फिर चौथा है, मेरी माताजी मेरे लिए बहुत अच्छी सोच रखती है। इसके बाद देखेंगे मेरी माताजी बहुत अच्छा भोजन बनाती है। अगला लिख देंगे मेरी माताजी एक सफल गृहिणी है। अगला लिखेंगे मेरी माताजी कर्तव्यशील महिला है। फिर अगला है मेरी माताजी बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करती है। और भी आपको जो अच्छा उचित लगे बच्चों आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है नमक का दरोगा पाठ
के अंतर्गत प्रश्न उत्तर और जो अनुच्छेद लिखने का था कार्यपत्रक 1 से 6 तक संपूर्ण हुआ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले वर्कशीटों को और कार्यपत्रक को हल करने के लिए हमारे द्वारा हिंदी, गणित और अंग्रेजी के कार्यपत्रक को तैयार किया गया है। आप जो है वीडियो सर्च करके आप देख सकेंगे। धन्यवाद।